तो आज मैं अपने कुछ पुराने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं और मैं अपने कुछ पुराने स्टूडेंट के टच में आया हूं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। परिचय से सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। परिचय मेरे साथ 2014 में टच में आए थे जब इन्होंने फिजिक्स क्लास मेरे से ली थी और 2015 इन्होंने जेई दिया था और जेई क्वालिफाई करके इन्होंने आईआईटी से बीटेक किया है एंड देन उसके बाद जॉब किया है और अब आगे के भी इनके फ्यूचर प्लान है, तो इन्हीं से इनके बारे में जानते हैं। परिचय आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी आपने स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और आगे की क्या प्लानिंग है अपने बारे में थोड़ा बताएं। स्टार्टिंग फिर 11th 12th में मैंने नॉर्मल स्कूलिंग की, बट स्कूलिंग के वक्त कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि 10th का रिजल्ट जैसे मेरा थोड़ा इंग्लिश और फिजिक्स मेरी वीक थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई बोर्ड्स अगर है तो सबसे पहले तो फिजिक्स सही करनी है और इंग्लिश, ये दो मेरे थोड़े कमजोर थे। तो 11th 12th में तो नॉवेल्स खूब पढ़ी, जो मेरे इंग्लिश टीचर ने बोला वो करके समझ गया। लेकिन फिजिक्स में मेरे कॉन्सेप्ट्स मतलब कई ऐसे सब्जेक्ट्स में, जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गए, तो इन सब में हमेशा वीक रहे थे। क्योंकि मैंने कभी इनको समझा नहीं था, हमेशा वो भीड़ में लग गया था कि क्वेश्चन करने हैं, है ना, क्वेश्चन करो आंसर निकालो, क्वेश्चन करो आंसर निकालो। उस वक्त ऐसी जब फिर एक साल जब दिया कि अब एग्जाम देना, एग्जाम देना है, तब लकीली मैं और लाइक मैंने उनकी फिजिक्स क्लासेस अटेंड की। मतलब वो बहुत फॉर्चुनेट था मेरे लिए, बिकॉज इतना फ्रेंडली फिजिक्स टीचर और साथ में हर एक चीज बता, एवरी कॉन्सेप्ट के 3 तरीके जो सर 3 तरीके से समझाएंगे और 3 डिफरेंट, तब तक उस कॉन्सेप्ट में समझ में आगे नहीं बढ़ते थे। मैंने उनसे हजारों सवाल पूछे होंगे और बिना सर ने हमेशा एक एक आंसर दिया, एक एक चीज समझाई। मतलब पूरी, अगर मैं अभी तक भी मेरे को जितना भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो उसकी आने के लिए सर को ही कहूंगा। मतलब तो जो फिजिक्स में कुछ आपको अगर बात की जाए तो मेंटरशिप में भी सर ने हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ उनसे कि सर कहीं रहते थे कि जाओ ये कोई भी, और सर के जो पढ़ाने का तरीका समझ गए, जैसे एक सब्जेक्ट तुरंत उस एक टॉपिक जैसे चैप्टर की शीट देते थे सर, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की, और पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, उसमें आपकी रट्टाफिकेशन चल सकती, वो पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती थी। सो हम लोग सीपीपी पे बात कर रहे थे। परिचय एक्चुअली बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, सुन के अच्छा लग रहा था कि इतनी बारीकी से बच्चे भी समझते हैं टीचर की बात को। तो टीचर को लगता है कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे क्या होता है कि एफर्ट तो हम बहुत डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन उन सारे एफर्ट्स को बच्चे शायद नहीं समझ पाते हैं। तो इनके डिस्क्रिप्शन में वो सारी बातें कहीं ना कहीं रीड करी गई हैं जिसके लिए मैं काम करता हूं एक्चुअली। तो परिचय कंटिन्यू करें, आप सीपीपी को लेके कुछ कह रहे थे। यस सर, तो जैसे हर चैप्टर के बाद जब एक सीपीपी मिलता है तो सीपीपी सिर्फ एक टेस्ट, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है यार टेस्ट है आज, सीपीपी एक लौता ऐसा चीज था जिसमें मुझे कभी पर्सनली फील हुआ कि वो एक टेस्ट है, क्योंकि मुझे पता था वो मेरा कॉन्सेप्ट रिवीजन और साथ में मैं कितने अच्छे तरह कॉन्सेप्ट समझाऊं, और उसके बाद जब सर मार्किंग करेंगे, सर जब आंसर बताएंगे, क्लास में ही आंसर बताते थे, है ना, किसी को कुछ शर्म वरम नहीं। और बेस्ट बात ये स्कोर आता था, क्योंकि अगर एक नंबर भी कम होता था तो सर का ये कहता है अरे यार ये तुम्हें आता था लेकिन तुमने क्यों किया, क्यों नहीं। सर का बहुत बार ऐसा रहा कि अरे कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम करना, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सीपीपी, हर एक हफ्ते के बाद एक। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सीपीपी में सबसे पहला फुल स्कोर रफरीत का आया था। उस समय मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि भाई मेरे 1 नंबर रह गए। सबसे पहला फुल स्कोर रफरीत का आया था पूरी क्लास में। लेकिन सेकेंड टाइम पे मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, तो मैंने कॉन्सेप्ट जैसे सर समझा रहे थे, बस सर की स्ट्रेटेजी फॉलो करो, है ना। और फिजिक्स में कुछ और करने की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना। तो नेक्स्ट में सेकंड में मैंने फुल स्कोर किया था, तो और वो टफर था, रफलीक सॉरी उससे मेरे फुल थे तो उसमें रफलीक की शायद 1 नंबर कम था, तो मुझे चीज से क्योंकि ये
एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा चलता रहता है दोस्तों के बीच में, और हमेशा मोटिवेट करते थे कि अरे ये देखो इसका ये आंसर है, और मल्टी करेक्ट सर के सीपीपी में मल्टी करेक्ट बहुत होते थे। यू मे नॉट नो कि एक से ज्यादा आंसर है, तो कभी भी बिलीव मत करना कि आपने एक आंसर ढूंढ लिया तो वो सही है, क्योंकि सर की सीपीपी में सर कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, सर आपको पास नहीं करवा रहे हैं, सर समझा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप वैसे 100 क्वेश्चंस कर लोगे। तो इसीलिए जब आप इतना समझ लोगे तो उसके बाद आपके लिए चीजें इजियर हो जाके सिंपल रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, है ना। इतनी भी कोई टफ चीजें नहीं है ये लगती टफ है क्योंकि इसको लोगों ने बहुत टफ बना लिया है, लेकिन असल में ये कॉन्सेप्चुअल है, सबसे अच्छी बात है, और इसमें स्पीड बहुत मायने रखती है। मेंस में, एडवांस में वो भी नहीं रखता, ज्यादा मायने रखता है। तो यही चीजें अगर मेरी फिजिक्स में जितने भी मार्क्स हैं, एक एक मार्क्स सर के कारण नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट इंप्रूव नहीं हुए होते, मेरा हाल नहीं, मतलब बेकार ही होता, नॉर्मल नहीं होता, एवरेज भी नहीं होता। बाकी एज अ मैसेज मैं यही बताऊंगा कि तो जरूरी है ही, साथ में एक अच्छा मेंटोर होना जरूरी है आपके साथ, जो आपको इवन हर एक चीज के लिए गाइड करे। टीचर्स मेरे बहुत सारे थे, मेरे केमिस्ट्री का भी टीचर थे, मेरे मैथ्स के भी टीचर थे, लेकिन गाइडेंस में प्रवीण सर से ही लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जैसे गाइडेंस देंगे ना वो मेरे बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली गाइडेंस देते हैं। मुझे पता है कि उनकी चीजें बहुत प्रैक्टिकल है। बाकी टीचर्स की ये बुक लगा लो, वो नहीं। सर कहते हैं मेरी सीपीपी करो, है ना, बाकी जो क्वेश्चंस तुम जहां से उठा रहे हो वो क्वेश्चंस करो, कंसेप्ट टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, हो जाएगा, और हो गया। तो सर चलो फिजिक्स में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, कभी किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मेरे प्लान्स की बात की जाए तो मैंने एक साल फॉर्च्यून 500 कंपनी IQVIA में काम किया है, उसमें बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे था मैं। सो उसमें मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, और अभी मैंने जस्ट रिजाइन किया है। रिजाइन करने का रीजन कि कॉर्पोरेट में मैंने देख लिया था चीजें, और सर की जो कंसेप्चुअल वाली चीज है ना, कॉर्पोरेट में मुझे उतनी कंसेप्चुअल उसमें सिर्फ काम करवाते हैं, तो कंसेप्ट्स के लिए वापस मैं एक बार और पढ़ाई पे आया हूँ। तो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें सर ने जगाने में बहुत मदद की है। लाइक वो चीज हमेशा मेरे साथ रहेगी कि अगर आप कंसेप्ट समझ गए, आपको दिक्कत नहीं आनी फिर आगे, कभी नहीं। तो लाइक आई ओ 100% लाइक फिजिक्स के जितने ही मार्क्स हैं टू सर, चाहे मेंस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, हमेशा लाइक सर विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर मी, वो इसलिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। परिचय ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है चीजों का, बहुत बारीक लेवल पे, और अब तक याद है। मैं तो इस बात के लिए ताज्जुब कर रहा हूं कि अब तक याद है। हम लोग शायद उसके बाद से आज ही बात कर रहे हैं। जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग वहां फिटजी पे जाके फोटो खिंचाए थे, वो आखिरी मुलाकात थी हम लोगों की। उसके बाद से अब मुलाकात हो रही, लेकिन अब तक अगर ये बातें ध्यान है तो मुझे लगता है मेरे लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता है। जब स्टूडेंट इतने पुराने, मतलब मुझे याद है 2008 और 2009 के कुछ बच्चे मेरे टच में हैं, और जब वो ये सब बातें बताते हैं जो मैं खुद भूल चुका हूं, क्योंकि कुछ चीजें धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं। जैसे आंसर बताना ऑनलाइन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वरना आंसर बताने का सिलसिला मैं आज भी जारी रखा हूं कि आंसर मैं अपने सामने ही बताता हूं, जिससे मैं बच्चों की लाउड आवाज सुन के अच्छा महसूस करता हूं, है ना। और भी कई चीजें हैं जो मतलब उस टाइम पे मैं स्पेशली कराता था। जैसे उस टाइम पे मैंने एक चीज करी थी कि मैं अपने सीपीपी को क्विज बना के तुम लोगों को देता था। ये बात मुझे अब याद आई है, क्योंकि अब ये मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपके बच्चों के साथ मैं ये नहीं कर पा रहा हूं कि सीपीपी को क्विज बना के दूं। वो जो मेरे कुछ क्वेश्चंस होते थे कॉन्सेप्चुअल, जो 15-20 क्वेश्चन है ना, तो वो काम तुम्हारे बैच के साथ हुआ था, और मुझे याद है कि उस बैच में इस बात का बहुत बड़ा फायदा निकला था। लेकिन अब क्या है, टाइम हम लोग पास बहुत कम होता है। उस बैच में अच्छी बात ये थी कि वहां पे मुझे इतना सपोर्ट मिला था मैनेजमेंट से कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास ले पा रहा था, और कई बार किसी का भी क्लास नहीं होता तो मैं चला आता था, याद है ना। तो इतना टाइम मिला था कि मैं हर तरह से उसमें, पहली बार मेरा फिटजी का ज्वाइनिंग उसी साल था, तो मैं चाहता था कि मैं दिखाऊं कि मैं क्या हूं। फिटजी को भी दिखाना चाह रहा था, तो इस चक्कर में मैंने उस बैच में वाकई बहुत मेहनत करी थी। और उस बैच के अलावा एक अपूर्व पांडे का बैच था शायद उसी टाइम पे, और वो सिटी टॉपर था उस साल का, याद है अपूर्व पांडे, वो सिटी टॉपर था उसी साल का। तो वो लकली मेरे ही बैच से आया था। तो अगला डिस्कशन हम लोग
रवप्रीत से करें, रवप्रीत से। तो रवप्रीत ने भी मेरे से 2014 में कोचिंग ली थी और 2015 में इन्होंने जेई दिया था। और इसके बाद बीटेक करने के बाद आज ये जॉब कर रहे हैं गुड़गांव में। हम लोग रवप्रीत के बारे में उन्हीं से जानेंगे। तो रवप्रीत अपने बारे में कुछ बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टूडेंट लाइफ के। श्योर सर। सो स्टूडेंट लाइफ सर नॉर्मल रही अपनी। 8-9 तक आईआईटी जेई के बारे में पता भी नहीं था इतना, बट धीरे धीरे लोगों को देखा कि लोग अलग से कोचिंग कर रहे हैं, कि आईआईटी में जाना है, ये करना है, इंजीनियरिंग करनी है। तब थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ ये भी कुछ होता है। उसके बाद जब मेन टाइम आया कि हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए, तब आप जा पाओगे उसमें। तब स्कूल लाइफ में, इफ आई टॉक अबाउट स्कूल लाइफ, तो वहाँ पे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, उनका जो लहजा बताने का चीजें और मतलब तरीका पूरा बताने का कंसेप्ट्स, वो इतना सब पार लगा मेरे को कि मतलब मेरा इंटरेस्ट वहां से धीरे धीरे करके हटता गया। एंड किसी तरह रट्टे मार के स्कूल लाइफ में तो चलो स्कोर कर लिया, बट जेई ऐसी चीज है कि वहां पे आप रट्टे मार के सिर्फ स्कोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 12th के जस्ट बाद, तो वहां पे वो चीजें काम नहीं आई एंड मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया मेंस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद ड्रॉप किया 1 साल एंड फिटजी ज्वाइन की। वहां पे आपसे मुलाकात हुई एंड फिजिक्स फर्स्ट टाइम काफी सालों के बाद लगा कि हाँ मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, अब इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है फिर से फिजिक्स में। तो इफ आई टॉक अबाउट योर टीचिंग स्टाइल इन वन लाइन, तो आई वुड से कि आपसे फिजिक्स पढ़ के मतलब यू ब्रॉट फिजिक्स बैक टू लाइफ। मतलब आप जिस तरीके से कंसेप्ट्स बताते हो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, एंड जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की मैंने आपकी बात, दैट वाज कि आपने जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस बनाई, वो भी उसमें भी दिखता था कि यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वो भी काफी हेल्पफुल थी। वो डिजिटल लाइफ में, अब आजकल डिजिटल टीचिंग में वो बहुत ज्यादा काम आ रही है। वो सारी बात मैं डेस्कटॉप शेयरिंग में बच्चों को बड़े आराम से दिखा ले जाता हूँ। हाँ, सो वो भी काफी अच्छी, उसमें भी एनिमेशंस आपने इन्वॉल्व की एंड काफी मतलब इंटरैक्टिव रखा क्लासरूम को। सो एक एंड मेरे को अभी भी याद है जैसे कुछ इंस्टेंसेस जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो एंड जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। सो वो भी मतलब स्टूडेंट जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। आप सोल्यूशन नहीं बता रहे अभी। सो थोड़ा थोड़ा मदद करता जाता था मैं बीच बीच में, जब तक कुछ बच्चे जब निकाल लेते थे तभी मैं आगे बढ़ता था। राइट। सो मतलब थिंग्स लाइक दैट जो थी, एंड इन सब से काफी मोटिवेशन मिलता है एंड धीरे धीरे इसका रिजल्ट मेरे को अपने स्कोर्स पे भी दिखना शुरू हुआ। जो हमारे फिटजी में जो भी मंथली या क्वार्टरली एग्जाम्स होते थे उससे भी ट्रैक करना शुरू हुआ। फिजिक्स का स्कोर मेरा काफी अच्छा रहता था उसमें डेफिनेटली, एंड बेसिकली इंटरेस्ट इतना ज्यादा डेवलप हो गया फिजिक्स में कि वो मेरा दूसरे सब्जेक्ट्स पे मतलब आई नेग्लेक्टेड अदर सब्जेक्ट्स एंड फिजिक्स पे ही मेरा मन करता था यार फिजिक्स तो करनी है अच्छी प्रवीण सर के लिए। सो उसके बाद हाँ अच्छा रहा, स्कोर किया अच्छा मेंस में भी एंड यू नो इस बार क्रैक कर लिया मेंस 2015 में एंड फाइनली थापर यूनिवर्सिटी इन पटियाला है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की एंड लकली अब अमेरिकन एक्सप्रेस में इन गुड़गांव मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहीं पे जॉब कर रहा हूँ सिंस 1 ईयर एंड अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इन कॉर्पोरेट लाइफ एज वेल। एंड आगे भी प्लान्स हैं एमबीए करने के। अभी लाइक इन 1 ईयर आई एम थिंकिंग कि मैं एमबीए करूंगा फ्रॉम फॉरेन। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, कुछ मैसेज आप बच्चों को देना चाहेंगे ताकि उनको कुछ डायरेक्शन मिले कि कैसे उनको अपनी पढ़ाई करना चाहिए टुवर्ड्स आईआईटी जेईई एंड नीट। थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें आप। श्योर सर।
सो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बंदा एक मैराथन होती है एंड एक स्प्रिंट होती है, तो बंदा स्प्रिंट बहुत आसानी से कर लेता है कि आप शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हो, आप 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, पढ़ लोगे, बट लास्ट तक आते आते बंदा कंसिस्टेंट नहीं रहता पढ़ने में। लाइक आपकी कोचिंग भी आपको जेई से पहले 1 महीने की छुट्टी दे देती है, एंड उसमें आईड से कि लाइक ओवर 50% लोग वहीं पे लूज कर देते हैं अपना सारा मोटिवेशन पढ़ने का, छोड़ देते हैं कि अभी बहुत टाइम है, देखेंगे बाद में पढ़ेंगे। तो आईड से कि मेन जो चीज है वो है परसिस्टेंस, और आप कंसिस्टेंट रहो पढ़ने में, मेहनत डालते रहो, एक ही अमाउंट ऑफ एफर्ट जो आपका शुरुआत में है वो पूरे एंड तक कंटिन्यू रखो, वरना अगर आप बीच में कहीं मोटिवेशन लूज कर दोगे तो वो फिर आपका सारा कंसंट्रेशन और जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाएगी। बिल्कुल, बल्कि मैं कहूंगा आखिरी का जो 1 मंथ होता है जिसमें हमें पूरे साल की मेहनत को ब्रशअप करना होता है और माइंड के कैश मेमोरी में लाना होता है, जहां से डिसीजन लेंगे, जहां से हम टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहीं ना कहीं वहीं जाके बिखरना स्टार्ट होते हैं। भाई जब तक थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं तब तक सब आसान होता है, और एंड में अगर किसी ने लापरवाही की तो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप यही कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे साल कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये मेन आपका की पॉइंट है जो बच्चे के लिए जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा रफप्रीत से बात करके, और रफप्रीत के फ्यूचर प्लान्स है कि वो एमबीए करना चाहते हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, ऐसी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। अभी हम लोग निहाल से बात करेंगे। निहाल भी 2014 बैच के मेरे स्टूडेंट थे, और मतलब बहुत ही कम बात करने वालों में से थे, लेकिन मेरे से धीरे धीरे इनका इंटरेक्शन बढ़ता गया और इन्होंने हर तरह के क्वेश्चंस पूछना धीरे धीरे स्टार्ट किया था। तो खैर इनके बारे में इन्हीं से जानेंगे हम लोग। निहाल, अपने बारे में बताएं कि क्या कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और इस समय आप क्या कर रहे हैं, पूरी बातें बताएं जरा। सर मैं 10th तक अच्छा था पढ़ने में, मतलब, लेकिन एक प्रॉब्लम थी मुझे, वो क्रैमिंग की आदत थी, बहुत क्रैम करता था मैं चीज़ों को। और 11th फिर 12th आया, उसमें सिलेबस बहुत बढ़ गया। तो उससे ये हुआ कि क्रैमिंग की जो आदत थी उससे मेरे मार्क्स कम होने लग गए और प्रॉब्लम भी आने लग गई। लास्ट में किसी तरह 12th में 90% आ गए, और फिर जेई मेंस दिया, और जेई मेंस में नहीं हुआ क्योंकि क्रैमिंग से जेई मेंस नहीं हो सकता, इतना मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की फिटजी, उसमें आप मिले सर, आपने मतलब फिजिक्स सिखाया और ऐसा सिखाया कि समझ में आए चीजें, ना कि उसे क्रैम करो। प्लस आपने टेस्ट, हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट होता था हमारा, सीपी भी मिलती थी, टेस्ट होता था, तो वो काफी फायदा हुआ। आप समझाते थे हर एक चीज को अच्छे से, तो फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और मतलब काफी इम्प्रूवमेंट भी हुई। अब अप्रोच ही चेंज हो गया पूरी तरह से कि पढ़ने का, कि चीजों को समझना है, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, बट आराम आराम से करना है चीजों को, और अच्छे से करना है, मतलब पूरा समझ के अच्छे से करना है चीजों को। तो वो काफी फायदा हुआ मुझे, ओवरऑल लाइफ में फायदा हुआ। फिर कॉलेज में भी मतलब सिलेबस तो काफी ज्यादा था ही, 10th सिलेबस तो था नहीं 10 जैसा, सिलेबस काफी बढ़ गया था, तो अप्रोच काफी फायदेमंद रही मुझे। तो वो जो अप्रोच थी वो आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर कर रही है। हाँ सर, काइंड ऑफ, कि मतलब अभी फिलहाल मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, कैट की, तो इसमें भी मतलब आराम से समझते हुए चीजों को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए करना है। वो चीज बहुत अच्छी चीज आई है मेरे अंदर, वो आपके कारण आई है। थैंक यू, थैंक यू। और सर इसके अलावा कॉलेज लाइफ भी अच्छी चली। मैंने मतलब मेंस में मेरे 150 आए थे, कुछ एनआईटीज मिले मुझे, और एक थापड़ यूनिवर्सिटी में मैंने फिर ज्वाइन किया, पटियाला, जिसमें प्रीत ने भी ज्वाइन किया था। तो फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बीटेक के इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर उसके बाद जॉब की 1 साल, फिर अभी मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर कैट। थैंक यू सर। और क्या मैसेज आप अपकमिंग स्टूडेंट को देना चाहेंगे जो आईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी एंड लास्ट तक लगे रहो, एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्डवर्क ये सब साइड प्रोडक्ट्स है, कंसिस्टेंसी मेन चीज होती है। कि
कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग बहुत कम से करो, बट करते रहो तो चीजें हो जाती हैं बाद में। बिल्कुल सही। मैं जहां तक जानता हूं सारे बैच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे उस बैच में, और लेकिन एवरेज होते हुए भी कंसिस्टेंट सभी थे, मेरे साथ सबने मेहनत करी थी, और शायद इसी वजह से आज मैं आप लोगों से बात करके प्राउड महसूस कर रहा हूं कि सभी लोग एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, और इस बात का मुझे हमेशा सेटिस्फेक्शन रहता है कि बच्चे अच्छी जगह पे पहुंच गए, है ना। कुछ आईटी में पहुंचे, कुछ एनआईटी में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे हैं, अगर अच्छी जगह पहुंचे हैं तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो निहाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलो, तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से बात करके।